बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और फ्रेंड्स देखिए, ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 2025 वाला, उससे हम लोग 18 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे, ऑल डिस्ट्रिक्ट का, सभी जिलों का। और देखिए इसमें टोटल जो है 500 प्रश्न दिए गए हैं 18 अगस्त 2024 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और ऑलरेडी हमने 400 प्रश्न तक को कवर कर लिया था। देखिए इसको हमने सेट वाइज कवर किया हुआ है। सेट 1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक को कवर किया हुआ है। सेट 2 में जो है 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। सेट 3 में 201 से लेकर के 300 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। सेट 4 में 301 से लेकर के 400 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। और आज हम लोग सेट 5 में जो है 401 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस प्रकार से हमने पूरा जो है 18 अगस्त 2024 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 पर। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 401 स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 400 तक हमने कवर कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जाकर के देख लीजिए, कम समय में आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 401 पढ़ेंगे कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है। देखिए फ्रेंड्स, बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है, बट मैं आपको यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अबिसिनिया जो है ये किसका पुराना नाम है, तो फ्रेंड्स ये इथोपिया का पुराना नाम है। अच्छा, अगर आपसे इथोपिया की राजधानी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इथोपिया की राजधानी जो है ये अदीस अबाबा है। कहाँ पर है? अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। ठीक है। और भी जो कुछ कंट्री हैं जिनके पुराने नाम और परिवर्तित नाम आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का पुराना नाम क्या है, ठीक है ना, तो ईरान का पुराना नाम फारस है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे इराक का पूछा जाएगा तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। क्या नाम है? मेसोपोटामिया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे जिम्बाब्वे का पूछा जाएगा तो दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है ना। जिम्बाब्वे का पुराना नाम पूछा जाएगा तो दक्षिणी रोडेशिया, ये जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। ठीक है। अगर आपसे सियाम पूछा जाएगा कि सियाम किसका पुराना नाम है, तो फ्रेंड्स ये थाईलैंड का पुराना नाम है। ठीक है। और बर्मा म्यांमार का आपको याद होगा। और सिलोन अगर पूछा जाएगा तो देखिए पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसीलिए मैंने बोला है कि बेशक ये वन लाइनर है, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते चलूँगा। 402 नंबर है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए आपको याद होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर है। बट यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी की पूछा गया है सबसे ऊंची चोटी, तो ये डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली पूछेगा तो अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कम समय में आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। और देखिए 1 तारीख से हम लोग बेहद जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको मिस मत करिएगा। और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए उसके बाद देखिएगा 404 नंबर प्रश्न है कि एकात्मक राज्यों में खाली स्थान दिया गया, सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो जो एकात्मक राज्य हैं उसमें केंद्र सरकार जो होती है ये सभी सरकारी कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण जो हैं किस वन के पेड़ होते हैं। तो साल और सागवान जो होते हैं ये पर्णपाती वन के सबसे महत्वपूर्ण वन जो हैं पेड़ होते हैं। ठीक है। चलिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है ये भारत का महान्यायवादी होता है। और आपको आर्टिकल अनुच्छेद 76 याद होगा। ठीक है ना। 76 जो है आपको भली भांति याद होगा। इसी के अनुसार राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।
ठीक है ना। और अगर केंद्र में तो यहाँ पर हो गया भारत का महान्यायवादी, अगर राज्य में पूछा जाएगा तो महाधिवक्ता होता है। राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये महाधिवक्ता होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ये प्रश्न बड़ा फेवरेट है बिहार पुलिस का, तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में है, ठीक है। अच्छा, गंधर्व वेद के रचयिता कौन थे, तो ये भरत मुनि हैं, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो है कौन सी ग्रंथि है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मनुष्य में बौनेपन और भीम कायत्व, देखिएगा बौनेपन मतलब छोटा और भीम कायत्व मतलब बहुत बड़ा जो शरीर हो जाता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है पीयूष ग्रंथि। इसी से वो हार्मोन स्रावित होता है जो बौनेपन के प्रति उत्तरदायी होता है और भीम कायत्व के प्रति भी उत्तरदायी होता है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि जो है इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है तो पीयूष ग्रंथि को। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है और शिलोंग राजधानी कहाँ की है, तो आपको याद होगा मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर की मोती किसको कहा जाता है, तो हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती, ठीक है ना, अरब सागर की रानी कोचीन को और पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को, या कभी कभी मेघालय भी ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें सपोर्ट करता है। चलिए देखिएगा कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। पहले कर सकते थे एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर को, बट ये अब समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय के 2 समुदाय के 2 व्यक्तियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान देकर के पूछा गया है कि पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था। पहला बैंक जो है ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये पंजाब नेशनल बैंक है। 1894 में इसकी स्थापना हुआ था, लाला लाजपत राय और अन्य भारतीयों ने मिलकर के इसका स्थापना किया हुआ था। सन भी याद रखिएगा 1894 में, ठीक है ना। पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा यह प्रबंधित पहला बैंक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। तो ये चूंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है प्रश्न स्वयं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में जो है ये प्रसारित किया गया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको ICJ भी कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं पूछा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हिंदी में बोला जाता है। क्लियर हो गया। और देखिए यह जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये चीज़ आपको पता होगा कि यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। क्लियर। और संयुक्त राष्ट्र का यह प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका स्थापना 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग शहर में है, ठीक है। सब कुछ याद रहेगा आपको। चले 1915 में महात्मा गांधी, खालिस्तान दिया गया है, से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा गया है कि कौन था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए ढेर सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, वहां पर मैंने हो सकता है यहाँ 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा किया होगा, तो इस तरह से आपका और भी चीज़ जो है कवर होगा। तो प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है ना। तो ये परम 8000 है, आपको याद होगा। और ये जो है 1991 में, भली भांति आपको याद होगा कि 1991 में जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको कि शॉर्ट में CDAC बोला जाता है, इसी के द्वारा यह डेवलप किया गया था, ठीक है। देखिए कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, ठीक है ना, बांसुरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त थी, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी
अवधि जो है 2017 मार्च में कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका नाम है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। टोटल 12वीं पंचवर्षीय मतलब 12 ही पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न ऑप्शन से ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये आनंद भवन दिया होगा, इसलिए यहाँ पर दिया होगा, और बाकी 3 ऑप्शन में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं वो नाम दिए होंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। बिहार के 2 स्थल हैं जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो गया महाबोधि मंदिर, जो बोधगया में महाबोधि मंदिर है उसको 2002 में शामिल किया गया था। और नालंदा विहार, नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसको 2016 में शामिल किया गया। तो ये सन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2 स्थल हैं, महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, ठीक है ना। 2002 में और 2016 में क्रमशः इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? अच्छा एक गिब्सन भी है, गिब्सन भी याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल ये कहाँ पर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए ये 1945 में हुआ था, और डेट भी आप याद रख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है? देखिए मैथ के प्रश्न का यहाँ पर स्पष्ट आंसर दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मैथ के प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। चलिए इस श्रृंखला पूरा करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9 जोड़ा गया है। फिर देखिए 9 दूना 18 और यहाँ पर आपका 2 जोड़ा गया है तो 20 हो गया। 20 दूना 40 और 3 जोड़ा गया है 43। अब यहाँ पर देखिए 43 दूना 86 और प्लस 4 जोड़ा गया है, अगला प्लस 5 होगा तो 90 दूना 180 और 5 185। क्लियर हो गया ना। चलिए जिस प्रकार कलम लिखने से संबंधित है उसी प्रकार कुदाल का संबंध क्या होगा? तो हम सभी लोग गांव के ही हैं। आई होप कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं सारे गांव से बिलोंग करते हैं। तो कुदाल खुदाई करने का काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए खोदना लिखा गया है। लाल पांडा, देखिए ये किसकी पत्तियाँ खाता है? तो लाल पांडा जो होता है ना ये बांस की पत्तियाँ खाता है, ठीक है ना, लाल पांडा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? अच्छा एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है, कभी कभी हो सकता है कि एशियाड आपको दे दे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला एशियाई खेल आपको बखूबी याद होगा कि 1951 में जो है पहला एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, एशियन गेम का। तो एक तो बार पहला ही हुआ था और दूसरा हुआ था 1982 में। तो अब तक 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है भारत में। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ का आयोजन कितनी बार भारत में हुआ है, तो कॉमनवेल्थ का, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ का आयोजन जो है भारत में केवल 1 बार हुआ था, 2010 में दिल्ली में आयोजन हुआ था, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा भारतीय नोट 200 रुपया पर किस चीज़ का चित्र अंकित है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नया वाला जो 10 रुपया का नोट है, मैं नया वाली की बात कर रहा हूँ। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो हम्पी के रथ का, हम्पी का चित्र है, हम्पी के रथ का, ठीक है ना। अच्छा 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र अंकित है, रानी की बाव जो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची का स्तूप का चित्र अंकित है, सांची के स्तूप का। और 500 रुपये का जो नोट है उस पर लाल किला का चित्र अंकित है। हो गया क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? अब देखिए भारतीय संविधान जो है मूलतः लागू कब हुआ था? मूलतः अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था, बट आंशिक रूप से कुछ प्रावधान जो हैं 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दिया है। 395 अनुच्छेद ध्यान रखना है आपको। चलिए 430 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको कि अंग्रेजी में NRHM शॉर्ट में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये शुरू किया गया था कब? 2005 में,
ध्यान रखना आपको। अच्छा, नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है स्वीडिश एकेडमी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार देती है स्वीडिश एकेडमी ना, ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। और आपको याद होगा कि पिछली बार 2024 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, उनका नाम है हान कांग, ठीक है ना, हान कांगो को दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 वाला तो अभी दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम तो जुलाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हान कांग को दिया गया है, याद रखिएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, जो माला परियोजना जो है ना, ये आपका संबंधित है राजमार्ग से, और ये 2016 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आप ये सन भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो अधिकतर इसके अभिलेख है ना, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखिए, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रश्न ये बनेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। क्लियर हो गया ना। और इसमें टोटल 6 अनुसूची, ठीक है। चलिए, गैट के स्थान पर गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है, यानी कि इसका स्थान पर किसका गठन किया गया था? अब देखिए, ये GATT जो लिखा गया ना, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इसी के स्थान पर WTO का गठन किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन का। 1 जनवरी 1995 को WTO का, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो ये HTTP है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। HTTP का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म है इसका HTTP का। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को देखिए, खाली स्थान दिया गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया। अच्छा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, जो आपका मोसले ने तैयार किया हुआ था, उसमें आवर्त कितने हैं? आवर्त 7 हैं। अगर पूछा जाए कि आवर्त कितने हैं, 7 हैं। और अगर आपसे समूह पूछा जाए तो समूह कितने हैं, तो समूह आपके 18 हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये आपका ओजोन मंडल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो फ्रेंड्स, ये कार्यपालिका है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 50 है ना, अनुच्छेद 50, इसी में जो है कार्यपालिका, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण, ठीक है ना, पृथक्करण यादा का है, पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। क्लियर रहेगा आपके लिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो फ्रेंड्स, ये सभी बागवानी फसलें हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? तो पहले प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, ठीक है ना, और 1921 में हुआ था। ये सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1921 ईस्वी, आप ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, बिहार से संबंधित है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो है, यहाँ पर नाम तो दे ही दिया गया है, अरुंधति रॉय थी। और देखिए, इनको 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, और किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास भी याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है ना, द गॉड ऑफ, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, स्मॉल थिंग्स के लिए, स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है ना, थिंग्स याद रखिएगा। इसी उपन्यास के लिए 1997 में इनको
बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? देखिए, भारत का पहला रिएक्टर है ये अप्सरा, याद रखना आपको, ठीक है ना, अप्सरा। क्लियर, याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहला रिएक्टर है अप्सरा। उसके बाद देखिए, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उंगली की जैसा, उसे क्या कहा जाता है? इसको विली कहा जाता है, ठीक है। किस वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है? तो देखिए, ये तो एक मार्सिलिया में होता है, फॉर्न में होता है और हॉर्सटेल में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तीनों नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए मार्सिलिया ज़्यादातर करके पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जल तिपतिया, बट मार्सिलिया ज़्यादा करके पूछा जाता है, फॉर्न और हॉर्सटेल, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, तुम मिठाई नहीं खा सकती, इस वाक्य में क्रिया किसका अनुसार है? तो तुम यानी कि कर्ता के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, तो पंचायत सदस्य होने के लिए 21 साल है, ठीक है ना। देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो अभी मैंने कोणार्क सूर्य मंदिर आपको बताया था, उड़ीसा में है, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है ना, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? बात बिहार की जा रही है, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं शिवहर जिला दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की कितनी जिला सटते हैं? तो बिहार के टोटल जो है 8 जिले सटते हैं। कौन कौन से? तो जरा उंगली पर काउंट कर लेंगे आप। गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 जिला आपको लाइन से याद हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिम चंपारण 4 जिला हो गया। उसके बाद भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर हो गया ना। तो शिवहर इसमें नहीं है, तो राइट आंसर शिवहर हो जाएगा। अच्छा, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, तो उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ही थे। तो एक प्रश्न तो ये बन गया। और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे बिहार के, ठीक है। 3 बार भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अनुपम झील कहाँ पर है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अनुपम झील जो है ये आपका कैमूर में है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो भीम बांध जो है ये आपका मुंगेर में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? अच्छा, वर्ष तो 2003 है, बट अगर पूछ लिया जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था, तो याद रखिएगा ये 92वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो है बोडो, डोगरी और मैथिली को 3 भाषा था, बोडो, डोगरी और एक आपका मैथिली हो गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? कई दफ़ा मैंने इसी जो प्रीवियस ईयर का सेशन है इसी में मैंने कई बार बताया है। प्रीवियस वीडियो को आप जा करके देखिएगा ना, तो हो सकता है यहाँ से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिल जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, ये लिखा है एडम स्मिथ ने, याद रखना आपको, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर? तो ये ओडिशा है, ठीक है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे? तो मैंने बताया था कि जो पहला पीढ़ी था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जो दूसरा पीढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तीसरा पीढ़ी में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, और जो 5वां पीढ़ी है उसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये 5 पीढ़ी हो गया ना, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर और 5वां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर देखिए प्रकाश घनत्व, ठीक है ना, लाइट डेंसिटी। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है? इसमें CH4 मौजूद होता है, यानी इसमें मार्स गैस मौजूद होता है। तो मैंने इसलिए ये सब नाम रख दिया क्योंकि ये सब मीथेन का ही नाम है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से
पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ये छाया या प्रछाया कहलाता है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया था? अच्छा, पहला किया था 1974 में, ठीक है ना। कब किया था? 1974 में। दूसरा कब किया था? तो 1998 में। दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है। पहला का जो आपका कोड वर्ड था वो क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा का क्या था, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? अच्छा देखिए, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है 2019 में, जो है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था, 3 लोगों को। और ये असम के हैं, ठीक है ना। और इनको, ये गायन से संबंधित गायक हैं। और देखिए, इनको असम में सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुधा कंठ के नाम से किनको जाना जाता है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब को, ठीक है ना। चलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, पदार्थ की जो प्रकृति है उससे संबंधित मूलभूत सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने जो है प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद बना है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा नहीं है, तो इसीलिए राज्य विधानसभा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको याद रखना है। इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा? एक कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा। ये इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पर देखिए जॉयस्टिक दिया गया है। अगर आपसे आउटपुट डिवाइस पूछता तो प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ठीक है ना, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। चले देखिएगा कि किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया है कि भारत 7 देशों के साथ अपना थल सीमा यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है। ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है ना। श्रीलंका के साथ ये थल सीमा नहीं साझा करता है, ये जल सीमा साझा करता है। किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? वर्ड यही रहता है एग्जाम में, हर्मिट किंगडम। तो ये उत्तर कोरिया को। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे 471 के बाद 1 मिनट। हाँ, 472 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए, उसके बाद देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 474 भी जो है ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? तो इसको फॉल्केटिंग कहा जाता है, डेनमार्क की संसद को। देखिए, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह जो थे ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो वीर नरसिंह तुलुब वंश से संबंधित है। और इसी, ये विजयनगर साम्राज्य का वंश है, ठीक है ना। आपको याद होगा संगम, तुलुब, सुलभ, अराविडु, ये 4 वंश थे। और इसी तुलुब वंश से प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय भी संबंधित हैं, ठीक है ना। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है, तो ये विदेशिया, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। अरवल जिले का गठन कब हुआ था और ये किस प्रमंडल में आता है? देखिए, अरवल जिले का गठन 2001 में किया गया था और ये जहानाबाद से अलग होकर के नया जिला बना था। किससे? जहानाबाद से। और ये मगध में आता है, मगध प्रमंडल में। चलिए, बिहार में प्रमंडल और अनुमंडलों की कितनी संख्या है? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं, ये आपको याद होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। और महासचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ये भी आपको याद रखना है। महासचिव पूछेगा जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष पूछेगा आचार्य नरेंद्र देव। मैं पूरा नाम बता दे रहा हूँ, आचार्य नरेंद्र देव। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टीबी के, ठीक है ना, टेराबाइट के। ये आप एक बार ये सब ना आप पढ़ के जाइएगा। पूरा चार्ट दे रखा है, किसी भी बुक में आप देखेंगे या इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे तो ये पूरा चार्ट आ जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 483 नंबर क्वेश्चन है कि वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर है वह पुरुष अर्थात तत्पुरुष है। भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार है? तो यहाँ पर सुधार करिए, ये आंतरिक सुरक्षा होगा, ठीक है ना, यहाँ आंतरिक बना लीजिए। तो किसके प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? आंतरिक, एक मिनट रुकिए, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा बना लीजिए। अब क्लियर हो गया ना, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर 30 मीटर दे रखा है। आयत की लंबाई और चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल दे रखा है, आयत की वास्तविक लंबाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार SHIT से संबंधित उसी प्रकार LM संबंधित होगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन, देखिए इसमें अर्जुन आ रहा है ना शब्द, तो अर्जुन और कृष्णा, महाभारत आपने देखा हुआ ना, ये साथ साथ थे, इसलिए इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान पर कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था? तो 284, आपको बखूबी याद होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? तो आपको याद रखना 1928 में, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए सद्भावना दिवस को हर साल मनाया जाता है, कब? तो डेट भी आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 20 अगस्त के दिन मनाया जाता है, कब? 20 अगस्त के दिन, और ये राजीव गांधी जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। 20 अगस्त आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, सद्भावना दिवस। देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है इसमें से? तो ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली का। वन नेशन वन इलेक्शंस कमेटी जो था, समिति जो बना हुआ था, उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आपको। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी बनी है। विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये सऊदी अरबिया में है, ठीक है ना। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ पर देख लीजिए सऊदी अरबिया, ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा योगश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? योगश्री याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित स्कीम है, योजना है, और SC ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण से ये संबंधित है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? तो ये दुबई में। चलिए उसके बाद देखिए उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम लॉन्च की है? थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, तो ये सेतुपति विजय हैं। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है? ठीक है ना, तो फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2027, और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है कौन बनी है? तो इनका नाम प्रीति रजक है। तो फ्रेंड्स बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टोटल 500 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।